हेलो दोस्तों, मैं पुरंजय कुमार गौरव आप लोगों के बीच में जो है मान्यवर कांशीराम जी द्वारा लिखित चमचा युग किताब को जो है प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो चलिए हम प्रस्तुत करते हैं। पहला पार्ट जो है पहला पार्ट पहला भाग है प्रारंभिक प्रयास। प्रारंभिक प्रयास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही भारत में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। इस बदलते भारत में दलित भारतीय भी पीछे नहीं रहे। श्रवण हिंदू स्वराज के लिए लड़ रहे थे तो दलित भारतीय स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे। गुलाम स्वतंत्रता और स्वराज के लिए चिल्ला रहे थे तो गुलामों के गुलाम उस युगों पुराने बंधन, दास्ता और अपमान से मुक्ति के लिए चीख रहे थे जो दुनिया में और कहीं नहीं थी। श्रवण हिंदू शासकों पर, अंग्रेजों पर दबाव बनाने के लिए अपने संगठन खड़े कर रहे थे और ऐसी तरकीब बना रहे थे जिससे वे उनके हाथों में सत्ता सौंप दे। दलित वर्ग यह सोचकर ही डरे जा रहे थे, यह सब होगा, उन्हें राहत नहीं मिलेगी, भविष्य में उन्हें सम्मान सहित जीने के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलेगी, जहां उनके युगों पुराने उत्पीड़क भारत के शासक होंगे। अछूतों और दलित वर्गों के लिए यह स्वागत योग्य बदलाव था। उससे पहले शताब्दियों से वे सवर्ण हिंदुओं के स्वेच्छा से गुलाम थे। उनमें यह बदलाव अचानक क्यों आया? यह बदलाव बहुत कुछ अंग्रेजी राज की देन था। भारत के शासक अंग्रेज बने तो उनके साथ पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति आई। जबकि जब दलित वर्ग एक लंबे समय तक पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के संपर्क में रहे तो उनमें एक नई जागरूकता पैदा हुई। अंग्रेजी राज का नतीजा यह हुआ कि अन्य अनेक कारक भी सक्रिय हो गए और भारत के दलित वर्गों में सर्वांगीण आकांक्षाएं जागृत हो गई। इस काल में हम दलित वर्गों को लगभग समूचे भारत में छुआछूत और अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ हथियार उठाते देखते हैं। भारत के नक्शे को देखें तो पंजाब से बंगाल तक आदि धर्मी जाटवों, कुरीलों, पासी, पासवान और नमोशूद्र में अशांति थी और वे स्वाभिमान के लिए संघर्ष कर रहे थे। और नीचे जीने जाने पर आहिरवारों, बेरवा, सतनामी, महारो आदि आंध्रों, आदि कर्नाटकों, आदि द्रविड़ों, पुलायों और इजवा और दलित के अन्य अनेक समूहों को ब्राह्मणी संस्कृति की दमनकारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध विद्रोह करते देखते हैं। दलित वर्गों के इन तमाम प्रयासों के कुछ परिणाम भी निकल रहे थे। लगभग हर कहीं श्रवण हिंदू कुछ न कुछ समझौते कर रहे थे। श्रवण हिंदुओं के संगठन कांग्रेस को 1917 में जो निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना पड़ा, उससे यह पता चलता है कि दलित वर्गों के प्रयास किस हद तक सफल रहे। यह प्रस्ताव इस प्रकार है। यह कांग्रेस भारत के लोगों से आग्रह करती है कि वे दलित वर्गों पर प्रथा द्वारा थोपी गई सभी अयोग्यताओं को मिटाने की आवश्यकता, न्यायपरकता और नीतिपरायणता को समझें, क्योंकि ये अयोग्यताएं अत्यंत कष्टकारी और उत्पीड़क किस्म की हैं, जिसके कारण उन वर्गों को बहुत कठिनाई और असुविधा हो रही है। उस समय की स्थिति पर नियंत्रण बनाने के लिए दलित वर्गों की सहानुभूति और सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से कांग्रेस को यह प्रस्ताव पारित करना पड़ा था। यह प्रस्ताव पारित होने को डॉक्टर अंबेडकर ने विचित्र घटना कहा है। उस समय कांग्रेस की असहायता, वह प्रस्ताव पारित करने की शरारत और बाद की निष्क्रियता को डॉक्टर अंबेडकर ने इस प्रकार वर्णित किया है। इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस द्वारा 1917 में दलित वर्गों के बारे में पारित प्रस्ताव स्पष्ट तौर पर एक विचित्र घटना है। कांग्रेस ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था, हालांकि यह 32 वर्षों से सक्रिय थी। यह इसकी घोषित नीति के विपरीत भी था। कांग्रेस को 1917 में इस तरह का प्रस्ताव पारित करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? उसने अछूतों का संज्ञान क्यों लिया? वह इससे क्या हासिल करना चाहती थी? वह किससे धोखा देना चाहती थी? क्या इसके पीछे कोई निहित स्वार्थ था? इस प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमें 1917 में बम्बई नगर में आयोजित 2 अलग अलग सभाओं में अलग अलग व्यक्तियों की अध्यक्षता में
दलित वर्गों द्वारा पारित निम्नलिखित प्रस्तावों को देखना होगा। इनमें से पहली सभा 11 नवंबर 1917 को दिवंगत सर नारायण चंदावरकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। उस सभा में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए। पहले प्रस्ताव में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति वफादारी की बात कही गई और मित्रों की जीत के लिए प्रार्थना की गई। दूसरी सभा में भारी बहुमत से प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें असहमति जताने वालों की संख्या लगभग 1 दर्जन थी। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सिफारिश पर भारत के प्रशासन में सुधार की योजना के प्रति सहमति व्यक्त की गई। तीसरा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। इसमें कहा गया था, क्योंकि भारत में उन दलित वर्गों की संख्या बहुत अधिक है जिन्हें अछूत समझा जाता है और जिनके साथ अछूतों सा व्यवहार भी होता है, क्योंकि उस व्यवहार के कारण उनकी हालत बहुत गिरी हुई है और क्योंकि वे पढ़ाई लिखाई में शेष लोगों से पीछे हैं और अपने उत्थान के उचित अवसर प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए दलित वर्गों की यह सभा शिद्दत से महसूस करती है कि सरकार जब विधानसभा परिषदों के पुनर्गठन और सुधार की योजना को अपनाए तो कथित वर्गों के हितों को समुचित सम्मान दिया जाए। इसलिए यह सभा अंग्रेजी हुकूमत से यह प्रार्थना करती है कि कृपा करके उन हितों की रक्षा के लिए उन वर्गों को कथित परिषदों में उनकी संख्या के अनुपात में अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दे। सर्वसम्मति से पारित चौथा प्रस्ताव था, सरकार से प्रार्थना की जाए वह यथासंभव शीघ्रता से एक अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रणाली को अपनाए, जो इस तथ्य के कारणवश आवश्यक हो गई है। किसी भी समुदाय का सामाजिक उत्थान उसके सदस्यों में शिक्षा के सार्वजनिक प्रसार पर निर्भर करता है और दलित वर्गों की अवनति का कारण उनकी निरक्षरता और अज्ञान है। सर्वसम्मति से पारित पांचवा प्रस्ताव था, इस सार्वजनिक सभा के अध्यक्ष को अधिकृत किया जाए कि वह इंडियन नेशनल कांग्रेस से यह अनुरोध करे कि वह अपने आगामी सत्र में एक स्पष्ट और स्वतंत्र प्रस्ताव पारित करके भारत के लोगों को व्यापक स्तर पर दलित वर्गों पर धर्म और प्रथा द्वारा थोपी गई अयोग्यताओं को समाप्त करने की आवश्यकता, न्यायपरता और नीतिपरायणता को घोषित करे, क्योंकि ये अयोग्यताएं अत्यंत कष्टकारी और उत्पीड़ित किस्म की हैं, जिनके कारण उन वर्गों को बहुत कठिनाई और असुविधा हो रही है, जबकि उनके लिए पब्लिक स्कूलों, अस्पतालों, अदालतों और सरकारी दफ्तरों में प्रवेश और सार्वजनिक कुओं आदि का इस्तेमाल वर्जित है। उत्पत्ति से सामाजिक ये अयोग्यताएं कानून और व्यवहार में राजनीतिक अयोग्यता के बराबर है और इस तरह वैध रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस के राजनीतिक मिशन और प्रचार के दायरे में आती है। छठवां प्रस्ताव अछूतों और दलितों से इतर जातियों, विशेषकर ऊंची जातियों के उन हिंदुओं से जो राजनीतिक अधिकारों का दावा करते हैं, यह प्रार्थना करते हैं कि वे दलित वर्गों से अप्रतिष्ठा का कलंक मिटाने के लिए कदम उठाए, जिसके कारण इन वर्गों के साथ उनके अपने ही देश में निकृष्टतम व्यवहार हो रहा है। दूसरी सभा भी नवंबर 1917 में पहली सभा के लगभग एक सप्ताह बाद हुई। इसकी अध्यक्षता नॉन ब्राह्मण पार्टी के एक नेता बापूजी नामदेव बगाड़े ने की। इस सभा में निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। पहला प्रस्ताव, अंग्रेजी हुकूमत के प्रति वफादारी का प्रस्ताव। दूसरा प्रस्ताव, यह प्रस्ताव कि यह सभा कांग्रेस लीग योजना को अपना समर्थन नहीं दे सकती, हालांकि इसे 11 नवंबर 1917 की सभा में भारी बहुमत से पारित घोषित कर दिया गया था। तीसरा प्रस्ताव, यह प्रस्ताव कि यह सभा मानती है कि भारत का प्रशासन अधिकार तब तक अंग्रेजों के नियंत्रण में रहना चाहिए जब तक सारे वर्ग, विशेषकर दलित वर्ग, देश के प्रशासन में प्रभावी ढंग से भागीदारी करने योग्य नहीं हो जाते। चौथा प्रस्ताव, यह प्रस्ताव कि यदि अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीय जनता को राजनीतिक रियासत देने का निर्णय कर लिया है तो यह सभा प्रार्थना करती है कि हुकूमत अछूतों को विभिन्न विधायी निकायों में उनके
अपने प्रतिनिधियों को मंजूरी दे, जिससे उनके नागरिक और राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हो सके। यह प्रस्ताव की यह सभा बहिष्कृत भारत समाज के उद्देश्यों का अनुमोदन करती है और इसकी ओर से मिस्टर मॉन्टेग्यू को भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का समर्थन करती है। छठा प्रस्ताव, यह प्रस्ताव की यह सभा प्रार्थना करती है कि दलित वर्गों की विशेष जरूरतों की ओर ध्यान दे रही हुकूमत को प्राथमिक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य कर देनी चाहिए। सभा हुकूमत से यह अनुरोध भी करती है कि वह दलित वर्गों के विद्यार्थियों को वजीफे के तौर पर विशेष सुविधाएं दे। कि यह सभा अध्यक्ष को अधिकृत करती है कि वह उपयुक्त प्रस्ताव को वायसराय और बम्बई सरकार को अग्रसरित करें। यह स्पष्ट है कि दलित वर्गों द्वारा अपनी सभा में सर नारायण चंदावरकर की अध्यक्षता में पारित प्रस्ताव और कांग्रेस द्वारा दलित वर्गों के उत्थान के बारे में 1917 में पारित प्रस्ताव में निकट का अंतर संबंध है। 1917 की राजनीतिक घटनाओं को देखें तो यह अंतर संबंध आसानी से समझ में आ जाएगा। यह याद रखना होगा कि 1917 में ही, या ठीक कहें तो 20 अगस्त 1917 को भारत के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर मॉन्टेग्यू ने हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत के प्रति अंग्रेजी हुकूमत की घोषणा की, जो ब्रिटिश साम्राज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में भारत में जिम्मेदार सरकार को क्रमशः मूर्त रूप देने के विचार से स्वशासी संस्थाओं के क्रमिक विकास की नीति थी। प्रमुख भारतीय नेता अंग्रेजी हुकूमत से ऐसे ही किसी नीति की घोषणा की अपेक्षा कर रहे थे और किसी नीति की अपेक्षा में भारत के संवैधानिक ढांचे में बदलाव की योजनाएं बना रहे थे। जो अनेक योजनाएं बनी, उनमें से 2 योजनाओं पर जनता का ध्यान केंद्रित हुआ। पहली योजना 19 की योजना थी, दूसरी योजना कांग्रेस लीग योजना थी। पहली योजना को तत्कालीन इंपीरियल विधान परिषद के 19 निर्वाचित अतिरिक्त सदस्यों ने आगे बढ़ाया था। दूसरी योजना कांग्रेस और लीग द्वारा समर्पित राजनीतिक सुधारों की एक समस्त योजना थी, जिसे लखनऊ समझौता भी कहा गया था। ये दोनों ही योजनाएं मॉन्टेग्यू की घोषणा से 1 साल पहले 1916 में बनी। इन दोनों योजनाओं में से कांग्रेस की दिलचस्पी इसमें थी कि उसकी अपनी योजना को अंग्रेजी हुकूमत मंजूरी दे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने कांग्रेस लीग योजना को एक राष्ट्रीय मांग का दर्जा और चरित्र देने में तत्परता दिखाई। यह तभी हो सकता था जब योजना को भारत के सभी समुदायों का समर्थन मिलता। मुस्लिम लीग क्योंकि योजना को मंजूर कर चुकी थी, इसलिए मुस्लिम समुदाय का समर्थन प्राप्त करने का तो मसला ही नहीं था। उनके बाद दलित वर्गों की संख्या थी। हालांकि वे मुसलमानों की तरह संगठित नहीं थे, फिर भी उनके प्रस्तावों से साफ पता चलता है कि उनमें राजनीतिक चेतना बहुत अधिक थी। उनमें केवल राजनीतिक चेतना ही नहीं थी, बल्कि वे सर्वथा कांग्रेस विरोधी भी थे। दरअसल 1895 में जब मिस्टर तिलक के अनुयायियों ने यह धमकी दी कि अगर कांग्रेस पंडाल का इस्तेमाल सामाजिक बुराइयों को हवा देने के लिए सोशल कॉन्फ्रेंस द्वारा करने दिया गया तो वे उसे जला देंगे, तब अछूतों ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया और उसका पुतला जलाया। तब से कांग्रेस के प्रति यह बैर भाव चला आ रहा है। बम्बई में 1917 में दलित वर्गों की दोनों सभाओं में पारित प्रस्तावों में दलित वर्गों में कांग्रेस के प्रति इस बैर भाव का पर्याप्त साक्ष्य मिलता है। सुधारों की कांग्रेस लीग योजना के प्रति दलित वर्गों का समर्थन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस इच्छुक तो बहुत थी, किंतु उसे अच्छी तरह पता था कि उसे यह समर्थन मिलने की कोई संभावना नहीं थी। आज जिस तरह कांग्रेस लोगों को भ्रष्ट करने की कला का इस्तेमाल कर रही है, इस तरह वह उस समय नहीं कर रही थी, क्योंकि तब उसने यह कला सीखी नहीं थी। इसलिए उसने कांग्रेस के एक भूतपूर्व अध्यक्ष सर नारायण चंदावरकर की सेवाएं ली। डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी के अध्यक्ष के नाते दलित वर्गों पर उनका अच्छा खासा असर था। यह उन्हीं के असर का नतीजा था और उनके प्रति सम्मान के कारण ही था कि दलित वर्गों
का एक तबका कांग्रेस लीग योजना को समर्थन देने को तैयार हो गया। जैसा कि प्रस्ताव की भाषा से पता चलता है, उसमें कांग्रेस लीग योजना को बिना शर्त समर्थन नहीं दिया गया था। इसमें इस शर्त पर समर्थन की मंजूरी दी गई कि कांग्रेस अछूतों की सामाजिक अयोग्यता को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करे। कांग्रेस प्रस्ताव तो दलित वर्गों के साथ उनके अनुबंध की पूर्ति का एक हिस्सा था, जिसे सर नारायण चंदावरकर के माध्यम से अंजाम दिया गया था। इससे दलित वर्गों पर कांग्रेस के 1917 के प्रस्ताव की उत्पत्ति और सर नारायण चंदावरकर की अध्यक्षता में पारित दलित वर्गों के प्रस्तावों के साथ उसका अंतर संबंध स्पष्ट होता है। इस स्पष्टीकरण से यह प्रमाणित होता है कि कांग्रेस प्रस्ताव के पीछे एक निहित उद्देश्य था। यह उद्देश्य कोई आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं था, यह तो एक राजनीतिक उद्देश्य था। कांग्रेस प्रस्ताव का क्या हुआ? दलित वर्गों द्वारा अपने प्रस्ताव में मांग की गई थी कि राजनीतिक अधिकारों का दावा करने वाली ऊंची जातियां दलित वर्गों पर से अप्रतिष्ठा का कलंक मिटाने के लिए कदम उठाए, जिसके कारण इन वर्गों के साथ उनके अपने ही देश में निकृष्टतम व्यवहार हो रहा है। दलित वर्गों की इस मांग को पूरा करने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस को जो समर्थन मिला था, उसके बदले में कांग्रेस इसके लिए बाध्य थी कि वह अपने प्रस्ताव में व्यक्त भावनाओं को साकार करने के लिए छुआछूत के खिलाफ एक अभियान चलाए। कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रस्ताव को पारित करने की प्रक्रिया में कोई हार्दिकता नहीं थी। यह उस शर्त की एक औपचारिक पूर्ति थी जो दलित वर्गों ने कांग्रेस लीग योजना को अपना समर्थन देने के लिए लगाई थी। मनुष्य के प्रति मनुष्य की अमानवीयता अर्थात छुआछूत के विरुद्ध कांग्रेस में सदाचारी क्षोभ भर का कोई बोध, विवेक की कोई ग्लानि दिखाई नहीं दी। कांग्रेस प्रस्ताव को उसी दिन भूल गई जिस दिन वह पारित हुआ था। प्रस्ताव एक मृत पत्र बनकर रह गया, इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इस तरह अछूतों के साथ कांग्रेस ने क्या किया, इस इतिहास का पहला अध्याय समाप्त हो गया। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आगे जारी रहेगा इस चैप्टर का, इस किताब का दूसरा भाग जो है अंबेडकर का उत्थान। धन्यवाद।